मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में खरीदारी सेकंड हाफ में थोड़ी और बढ़कर डे हाई के आसपास जाकर हुई। बंद होता हुआ दिखाई पड़ा मार्केट्स। करीब 1/4% आधा % के आसपास की बढ़त रही निफ्टी में और मिड कैप इंडेक्स पे 0.5% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक हालांकि आज लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन अदरवाइज फ्रंट लाइन इंडेक्स में खरीदारी थी। IT फार्मा दोनों आज के सुपरस्टार थे, जहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली। ऑटो और रियल्टी में भी कुछ हद तक सपोर्ट था, जिसके दम पर भी मार्केट से मूव आते दिखाई पड़े। तो IT में सभी लार्ज कैप में आप इन्फोसिस, TCS जैसे नाम जोड़ लीजिए। ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे नाम, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की तरफ मार्केट कैप जा रही है, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा वो। और इसके अलावा आज बाइंग थी फार्मा में तो DV, सिंजीन, इप्का, रेड्डीज, जिन फार्मा कंपनी को आप नाम ले सकते हैं, औरोबिंदो, सब में आज एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो अच्छी तेज़ी थी फार्मा में। बाइंग थी अदानी समूह के शेयरों में, अदानी ग्रीन्स, अदानी ट्रांसमिशन आज अच्छी तेज़ी में था। एक समय में तो 5% ऊपर आ गया था। और अदानी एंटरप्राइजेज जहाँ पर खरीदारी दौर देखने को मिल रहा था। बाकी प्रेशर था नंबर्स के बाद वेंकीज़ में, भारी प्रेशर, 15% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा नंबर्स का रिएक्शन अलग अलग स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो मिसाल तौर पे आप इंडिया सीमेंट देखिए, घाटे में आया नंबर, वहाँ पर कमज़ोरी आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ में हाल फिलहाल में नंबर्स जैसे M&M नंबर्स के बाद रिएक्शन दिया बहुत बढ़िया, 4% के आसपास का उछाल वहाँ देखने को मिला। सो नंबर्स को मार्केट अभी भी वेटेज दे रहा है, अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं। जोमेटो तेज़ी में ही है नंबर्स के बाद। देन कम्स पेटीएम, वो प्रोमोटर के OCDs लाने की बातचीत, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स लाने की बातचीत, और उसके बाद शेयर में एक अच्छा रुझान, 7% का उछाल। हालांकि तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल मार्केट में बढ़िया रुझान था। 1:1 का एडवांस डिक्लाइन चल रहा था और उसके आधार पर ही यहाँ पे मूव आते हुए दिखाई पड़े। तो निफ्टी में DV स्लैब, M&M, SBI लाइफ, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री ये टॉप गेनर्स के तौर पे शुमार हुए। मिड कैप में पॉली मेडिक्योर नंबर्स के बाद यहाँ पे खरीदारी थी। IRFC, HFCL, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी का इम्पैक्ट, स्टरलाइट टेक, HFCL, डी लिंक, जितनी भी ऑप्टिक फाइबर रिलेटेड कंपनी है उनमें आता हुआ दिखाई पड़ा। और रुस्तम जी नंबर्स का इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिला। तो कुछ हद तक जो मूव था वो इन स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो रादर दोनों ही फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही सवालों को शामिल कर लेता हूँ। तो पहला सवाल जो मेरे पास आया है, दिलीप बिल्डकॉन में क्या करें सर जी? विश्वकर्मा सर, देखो तेज़ी में थोड़ा थोड़ा निकल जाओ, वही इस्तेमाल करना आप इसका, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री ये कहती है कि बीट NCC, बीट HCC, बीट अशोका बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन या वैस्कॉन, ये सब वो कंपनियां जो कि इंजीनियरिंग, इंफ्रा, रोड कंस्ट्रक्शन, पिलिंग, टनल्स, ब्रिज, इन सब काम काज के अंदर है और इनमें से किसी ने भी हिस्टोरिकली पैसा बना के नहीं दिया है। सो लॉन्ग टर्म के लिए तो कभी ये सेक्टर चला ही नहीं आज तक इन टोटल, बारिंग L&T। लेकिन मीडियम टर्म मोमेंटम आता रहता है। तो रिसेंटली वो न्यूज़ फ्लोज जब आए थे एक टोल प्रोजेक्ट बेचने को लेकर, तब वो था 740-800 रुपये के आसपास और वहाँ से क्रैश हुआ और 150 रुपये तक पहुँच गया। वापस तेज़ी आनी शुरू हुई है। तो कुछ लोग तो मानते हैं कि जब भी कभी कंस्ट्रक्शन इंफ्रा पे खर्च होगा तो ऑब्वियसली ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स ही होंगे अलग अलग फर्म्स के, लेकिन फिर भी कोई भी मोमेंटम मिले, तेज़ी मिले, उसका इस्तेमाल करना आप और नंबर्स को क्रूशली वॉच करके अकॉर्डिंगली कॉल लेना। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी कंपैरिजन में आप मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म पे इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। अगर वहाँ पर मोमेंटम मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकलना ज़्यादा लॉजिकल है एटलीस्ट। ओके, इसके अलावा वाई पारस डिफेंस कंटिन्यू गिविंग फ्लैट नंबर्स। चना सर, ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी तो आई थी जब वो 150 रुपये 200 रुपये का IPO था शायद, और वहाँ से चलना शुरू हुआ ये स्टॉक और बढ़िया मूव रहा। इसमें 1100-1200 रुपये तक की तेज़ी आई, वहाँ से वापस अब ये कूल ऑफ हुआ है और कूल ऑफ होने के बाद कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नंबर्स तो ठीक है, अपनी जगह है, सस्टेनेबल है, बट ऑलरेडी स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आ चुका है। वो IPO के बाद जो आया था, एक तरफा चला था जो, तो समय लेगा ये। तो बहुत बेट अगर आप इस पर कर रहे हो तो उस चीज़ को ध्यान रख के ही आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे बेट करना, देन ही कोई कॉल लेना। ये चीज़ को आप ध्यान रखना। नंबर से कंपैरिजन में ऑलरेडी स्टॉक बहुत बड़ा मूव दिखा भी चुका है। इंडिया सीमेंट, वेदांता एंड डिलीवरी स्पेशली आफ्टर रिजल्ट। देखिए, इंडिया सीमेंट के तो अनिल जी नंबर्स वीक आए हैं, प्रॉफिट से लॉस में आया इस क्वार्टर में, आज ही नंबर आए और एक्सपेक्टेड भी था इस बार कि इनके स्टैंड लोन बेसिस पे वीटा लॉस आएगा और स्टैंड लोन बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी लॉस में आएगा। तो आज नंबर हमने देखा भी। अब शाम को एनालिस्ट कॉल है, देखते हैं एनालिस्ट कॉल के बाद क्या बोलते हैं वो लोग। 1
वेदांता के केस में तो सर ज़्यादा बड़ा इशू नंबर से बड़ा तो ब्लॉक था जो अभी होके गया, 16 करोड़ शेयरों का ब्लॉक था। और कंपेरेटिवली उस सिचुएशन में जबकि ऑलरेडी एक बड़ा कैश डिप्लॉय कर चुके हैं थ्रू डिविडेंड, और बड़ा कैश डिप्लॉय किया इन्होंने हिंदुस्तान जिंक वाला वाया डिविडेंड, तो उसके बाद अब इतना बड़ा ब्लॉक 16 करोड़ शेयरों का 5% इक्विटी उसमें ऑफलोड कर दी। तो इस तरह की ब्लॉक्स इस समय पर इतने बड़े कैश आउटफ्लो के बाद कंसर्न है, स्पेशली तब जबकि डेट भी हायर साइड पर है और डेट रीपेमेंट की बजाय कंपनी ने ज़्यादा कैश आउटफ्लो किया डिविडेंड पे ऑफ के लिए। तो ये ऑलरेडी मार्केट थम्स डाउन देके बैठा था और प्लस ऊपर से ब्लॉक, तो ये एक सही साइन नहीं है इस कंपनी के लिए। बाकी क्योंकि ये जिनके पास भी हैं वेदांता के शेयर वो ऑलमोस्ट फ्री के ही हैं, क्योंकि 90-95 रुपये का डिविडेंड दे चुका है पिछले साल, 30 साल इसका अलग से आ चुका है, तो 130-120 रुपये डिविडेंड तो वैसे ही दे चुका है स्टॉक। तो आपके पास ऑलरेडी ये लॉस में तो होंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर लॉस में डिविडेंड नहीं मिला है तो मतलब इट्स अ कंसर्न, आपको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा सो फार। तो जब तक दोबारा हिंदुस्तान जिंक का कैश नहीं आता और दोबारा डिविडेंड पे ऑफ्स होने शुरू नहीं होते या डेट को थोड़ा कम नहीं करते, तब तक के लिए तो एटलीस्ट ये कंसर्न रहेगा ही। बाकी वेट एंड वॉच, कंपनी अच्छी है, पुरानी हिस्ट्री है, बड़ा प्लेयर है अपने अपने स्पेस में, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अभी इसके अगेंस्ट में काम काज कर रहे हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। ओके, और टाटा मोटर अभी क्या कर सकते हैं, 30% ऊपर है, होल्ड टू और टेक सम प्रॉफिट। शर्मा साहब, अगर 30% ऊपर है तो 30% प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो 30% प्रॉफिट अगर आप निकाल लेते हैं तो बचा 70% आपका कॉस्ट, मतलब एटलीस्ट 30% कॉस्ट रिकवर हो गई, 70% कॉस्ट रह जाएगी। तो वो 70% कॉस्ट को आप होल्ड कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा तेज़ी मिलते रहे तो उसको भी निकालते रहिएगा। खराबी कंपनी में नहीं है, खराबी मोमेंटम में है, जो कि ऑलरेडी एक बार मिल चुका है। तो बाज़ार अपने हाइस पर है, नीचे आ जाएगा, फिर आप कहोगे प्रॉफिट चला गया मेरे हाथ से। तो इंस्टेड जो प्रॉफिट हाथ में है वो तो ले ही लो, क्या पता कब सिचुएशन पलट जाए, क्या पता कब कोई भी दिक्कत आ जाए और बाज़ार पलट जाए, बाज़ार पलटा तो प्रॉफिट भी पलट जाएंगे। तो थोड़ा प्रॉफिट ले लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और फ्री के शेयरों को आप आराम से होल्ड करो फॉर लाइफ टाइम, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल अपना प्रोटेक्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। PNB एट 60, अमित जी, ये आपको तेज़ी मिले तो निकलने वाले काउंटर्स में ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है PNB, और आमतौर पे चलता नहीं है लेकिन इस बार ही चला है। सो देखो, दो तरह के कॉन्ट्रा थॉट हैं। पहला, SBI के नंबर देख के तो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी पीक आउट हुई है। 3 क्वार्टर के लगातार अच्छे नंबर के बाद SBI ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े ढीले नंबर दिए हैं, बट स्टिल SBI जैसी कंपनी अभी भी इट्स गुड टू गो, गुड टू बाय। लाइकवाइज PNB भी एक अच्छा बेट है, आप ख़राब नहीं मान सकते, बट और टूटा हुआ भी बहुत है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है, 40 से चल के 60 आया है, वो चला हुआ भले मान लीजिए आप, लेकिन ऊपर से बहुत टूटा है। सो होल्ड करने में बुराई नहीं है, बट PSU बैंकिंग की तेज़ी सपोर्ट करे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बैंक इज़ गुड टू होल्ड फॉर एटलीस्ट मीडियम टर्म, तो इट्स गुड। लॉन्ग टर्म पे तो फिर अगेन आपको वही टॉप 6 बैंक्स के ऊपर ही आना पड़ेगा। व्यू ऑन TCS फॉर लॉन्ग टर्म। सचिन जी, मैं इस पर बहुत सारे डिस्कशन कर चुका हूँ। कुछ लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि इतने लंबे लंबे डिस्कशन आप TCS पे कर देते हो तो टाइम खप जाता है। मैं बहुत संक्षेप भाषा में एक ही बात बोलूँगा कि आप अगर आपके पास TCS है तो आप आराम से होल्ड करो। आप SIP के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो तो TCS इज़ गुड टू गो, एंड HDFC बैंक एंड रिलायंस एंड ऑल लार्ज कैप्स। और अगर आपकी कॉस्ट से नीचे आ गया है तो आप इसको और फर्दर एवरेज कर सकते हो। बाकी आप खुद ही समझदार हो, मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ इसके बारे में। ओके, वापस चलते हैं अपने फेसबुक के सवालों के ऊपर, जहाँ पर अगला सवाल है, PNB बातचीत कर चुके, डिशमन, कार्बोजन एंड पूना वाला। देखो पटेल जी, पूना वाला तो वैसे एक बढ़िया गेम चेंज आज हुआ था। वो केकी मिस्त्री बोर्ड पर आ गए हैं कंपनी के। तो केकी मिस्त्री सबको पता है, वेल नोन नेम है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में, तो इसलिए होल्ड तो बनता है। 1, अब फर्दर ऐड करना कि नहीं, ये थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। कि एक तरफा तेज़ी दिखाई थी पूना वाला ने, जब वो मैग्मा फिनकॉप से पूना वाला फिनकॉप बना था, नेम चेंज हुआ था, गेम चेंज हुआ था, और वहीं से इस कंपनी फॉर्चून चेंज हो गए थे। सो वो बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। तो थोड़ा नीचे मिले तो आप ऐड करना, और अगर आपके पास है तो आप बने रहना, और नंबर्स को बहुत क्रूशली वॉच करना हर ईयर बाय ईयर के, क्योंकि ये नंबर में बहुत तेज़ी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जैसे जैसे HDFC के केकी मिस्त्री साहब इसके अंदर अपना कामकाज एक्सपैंड करेंगे वैसे वैसे। दो इट्स अ गुड कंपनी, गुड पेडिग्री मैनेजमेंट, लेकिन भागा चला ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा आप अपना। ओके,
आगे बढ़ते हैं। शॉपर स्टॉप 50 शेयर 220 की बाइंग है। आईडीएफसी फर्स्ट 250 शेयर 46 की बाइंग है। देखो आईडीएफसी तो आपकी कॉस्ट से ऊपर आ गया दुडी साहब, और आप इसका तो मर्जर का भी डेट आ ही गया है, सो इसमें तो कुछ मत करो, वेट ही कर लो। और रही बात शॉपर स्टॉप की, शॉपर स्टॉप का मेरे को भाव भी अभी याद नहीं, बहुत टाइम हो गया उसको ट्रैक किए हुए, तो उसके बारे में इसलिए टिप्पणी नहीं करूँगा। बट ये है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर सारी फैशन रिटेल कंपनियों के लिए अच्छा होता है आम तौर पे, क्योंकि वो डिमांड पिकअप होती है फेस्टिवल की, शादियों की और बाकी चीज़ों की। तो शॉपर स्टॉप, मान्यवर, एबी फैशन, इन सब में ये सब सेकेंड हाफ के ट्रिक अच्छे होने चाहिए, तो वो ट्रिगर आप मान के एक बार को होल्ड कर सकते हो। लेकिन इसके नंबर, मतलब इसका मैंने भाव भी नहीं पता और नंबर भी नहीं देखे, तो इसके बारे में बहुत डिसकनेक्टेड हूँ, सो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा ज़्यादा। ओके, MMTC एंड IFCI व्हाट्स व्यू? सतीश जी क्या पूछ रहे हो आप? चलो आपके एक इंटरेस्ट के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि MMTC के ज़माने में शायद 3,500 का दाम होता था, नहीं 32,000 का दाम होता था। हाँ, फिर 32,000 के बाद एक स्प्लिट भी आया था, और स्प्लिट के बाद वो एक तरफा नीचे आया था, तो स्प्लिट होकर भी 3200-3300 था, लेकिन उसके बाद एक तरफा क्रैश हुआ था स्टॉक, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ अलग तरह का ही है और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन है नहीं। तो अगर आप वो दाम देखकर, सरकारी कंपनी देखकर, ये सोचकर कि अभी बहुत छोटा दाम है, बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, ऐसी उम्मीद लगा रहे हो, तो बन भी सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन चांसेस आर थिनली लो। तो वो IFCI, और वो IFCI की भी ऐसी हिस्ट्री हुई है, वो 9 रुपये चल के 27 रुपये गया था, वहाँ से टूट के आ गया फिर नीचे। तो ये सब वन डे वंडर वाले स्टॉक होते हैं, इनमें आपका वंडर हो गया तो ठीक है, वंडर नहीं हुआ तो बहुत ही बुरी जर्नी होती है। सो अवॉइड, तेज़ी मिले, कॉस्ट से निकले, पैसा बन जाए थोड़ा बहुत, निकल जाओ, सबसे सेफ ऑप्शन है। छोटे शेयर में आप बहुत साल लगा दोगे उसको बड़ा बनने में, बड़ा शेयर इजीली बड़ा बनता रहेगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में भले चलेगा लेकिन बड़ा बन जाएगा। अभी वो देख रहा था डीवीज़ को, मैं 3900 रुपये हो गया, तो 2800 रुपये में ही सवाल आते थे डीवीज़ के, नहीं यकीन है पुराने वीडियो देख लो कोई भी, और 2800 का डीवीज़ आज 3900 खड़ा है, यानी 1100 रुपये वो चल चुका है। देखते देखते में आपको करीब 40% के आसपास गेन आ चुका है वहाँ पर। तो ऐसे गेंस मिल जाते हैं बड़े शेयरों में। इवन TCS भी फॉर द सेक 3000 रुपये से आज 3500 रुपये दिख गया, तो ऑलमोस्ट 500 रुपये वहाँ पर भी चल चुका है, तो आप 12-13% तो वहाँ भी निकल आया। M&M देखते देखते 900 रुपये से 1500 रुपये का आ गया। सो लार्ज कैप में रहने का ये फ़ायदा है कि एटलीस्ट वहाँ पे आप क्वालिटी को लेके एश्योर्ड हो, 1। 2, आपको कैपिटल वाइप आउट के चांसेस थिनली लो होते हैं, क्योंकि वो सत्यम जैसा केस वन ऑफ ही आता है। और 3, आप अगर शेयर में किसी भी लेवल पे फंसे हो तो वो भाव आपको कुछ ना कुछ समय में दे ही देगा, तो आप उसमें लार्ज कैप में एंट्री करो, लार्ज कैप में SIP करो, ज़्यादा बेटर है। स्मॉल, जब एक सब्सटेंशियल लार्ज कैप मिड कैप हो जाए तब स्मॉल कैप में जाओ, ताकि एटलीस्ट आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ ना हो, तो एक बार को फिर भी ज़्यादा लॉजिकल तरीका है एंटर करने का। आउटराइटली आप सीधे घुस गए स्मॉल कैप मिड कैप में और इस तरह की क्वांटिटी वाले शेयर उठाओगे, बड़ी क्वांटिटी सोच के 10,000 शेयर MMTC के या 50,000 शेयर IFCI के उठा लूँगा मैं, ऐसा सोच के उतरोगे तो 50,000 भी वाइप आउट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो उनको आप ध्यान रखना। अच्छी चीज़ महंगी इसीलिए होती है कि वो अच्छी है, और सस्ती चीज़ की कोई कीमत इसीलिए नहीं होती वो सस्ती है, और मतलब ख़राब है तो इसलिए कोई कीमत भी नहीं है। कचरे की कोई कीमत कभी नहीं होती अनटिल अनलेस वो वंस इन अ वाइल कचरे में से कोई बढ़िया चीज़ निकल आए। सो इस वंस इन अ वाइल के चक्कर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस करते हो, तो उसको पहले फोकस करो, वो इकट्ठा कर लो, फिर ये कहीं भाग रहे हैं तो वहीं के वहीं मिलते हैं। सुज़लॉन आज से 5 साल पहले भी वहीं था, वोडाफोन आज से 4 साल पहले ही वहीं था, HCC भी वहीं था, तो ये सब वहीं घूमते रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। कैन आई एंटर डीमार्ट एट दिस लेवल? यू कैन। इंद्रनील जी आप जा सकते हो डीमार्ट, बस वही एक कैच है कि अगर F&O में आया तो सिचुएशन कुछ और हो सकती है, लेकिन वैसे कंपनी ठीक है, आप फंडामेंटल ठीक है, बस वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, बट रिटेल का लार्जेस्ट प्लेयर है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, 310 स्टोर्स हैं, अच्छी कंपनी है, प्रमोटर भी स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड नहीं देती वो बात अलग है, लेकिन ठीक है आप एंटर कर सकते हो, ख़राब नहीं है इस कंपनी में, बहुत ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो साइजेबल करेक्शन रादर आ चुका है, तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, वापस मूव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्लीज़ सजेस्ट सम स्टॉक्स कंपेरेटिवली एलिकॉन इंजीनियरिंग। सर समय दो, कुछ ना कुछ मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए तो जुबिलेंट इनग्रेविया 769 का स्टॉप लॉस, 379 का स्टॉप लॉस, राधा 375 का स्टॉप लॉस चलो आपके लिए। और एक अदानी ट्रांसमिशन ठीक लग रहा था, आज भी चला है वो 4-5%, वो भी ठीक लग रहा है, आप देखना चाहो वो भी देख सकते हो। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा इसके नंबर बहुत ही रोबस्ट आए हों। हाँ, ये मान्यवर देख सकते हो, बहुत नीचे मिल रहा है,
ब्लॉक के बाद उसी लेवल के आसपास है, 1170 का ब्लॉक हुआ था, वहीं पे ध्यान रखो, स्टॉप लॉस एंटर करो। स्टॉप लॉस सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाजार चला हुआ है, तो कहीं घूमा तो स्टॉप लॉस ले लेगा मैक्सिमम, तो एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा आपका, तो उसका ध्यान रखना। ओके, वापस चलते हैं कुछ और यूट्यूब के सवाल पर। व्यू ऑन बारबेक्यू, विकास ये भी नंबर आए हैं इसके आज ही, तो अभी नंबर मैंने देखे ही, नंबर ऑन अ फेस ऑफ इट तो वीक दिख रहे थे। एक बार मेरा नंबर देख लूँ तो फिर भी कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा। तो एक बार नंबर आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले थोड़े नंबर आए थे मार्केट आवर में, शाम तक नंबर से क्लैरिटी आ जाएगी कौन कॉल हो जाएगी, तो उसके बाद टिप्पणी करना ज़्यादा आसान होगा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक 730 पे बाय किया है, 3 होल्ड करना चाहता हूँ, 3 साल होल्ड करना चाहता हूँ। जयेश जी, इस पे किसी और ने भी मुझसे एक बार सवाल पूछा था कि ये बहुत चलता नहीं है, कि रेंज में है, तो उसको मैंने कहा था कि 3 साल पुराना चार्ट खोल के देखिए, 5 साल पुराना चार्ट खोल के देखिए। ये स्टॉक एक तरफा चला था, 300 रुपये से 1200 रुपये, 1250 रुपये तक गया था, या 100-150 से 1200 रुपये गया था। तो बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। 2 कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट नए लॉन्च किए हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय से दायरे में कि प्रमोटर शेयर ऑफलोड कर रहे हैं अपने, इस वजह से। लेकिन ठीक है, आप बने रहो क्योंकि आपने लिया हुआ है अदरवाइज़, लेकिन बहुत बड़ा फायरवर्क की उम्मीद अब मत लगाना कि और बड़ी तेज़ी आ चुकी है। तो एक बड़े तेज़ी के बाद बहुत समय तक कंसोलिडेशन, उसके बाद दूसरी तेज़ी शुरू होती है, तो एक कंसोलिडेशन फेज़ में वेट कर लो, लेकिन वो तेज़ी उतनी बड़ी होगी कि नहीं कहना मुश्किल है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। और वैसे भी धंधा ऐसा है जहाँ पर कंपटीशन बहुत स्टिफ है, तो कंपटीशन से कितने मार्जिन बचा पाते हैं, कितना एक्सपैंड कर पाते हैं, कितना प्रोटेक्ट कर पाते हैं धंधे को, ये कुछ चीज़ें जो कि हर नंबर से आपको क्लियर होती रहेंगी। ओके, अगेन ITI लिमिटेड, अरूप जी सेम स्टोरी है इसकी भी, MTNL BSNL वाली, मतलब अगर चलाएगा तो ठीक चलता है, नहीं चलता तो नहीं चलता। वो मुझे याद है लास्ट वो चला था 220 रुपये तक कोविड के बाद, उसके बाद तो फिर कभी देखा ही नहीं मैंने इसका जिक्र होते हुए। SCI, ये हिंदुस्तान कॉपर चल गया इस बारी, लेकिन अदरवाइज़ वो भी नहीं चलता। सो आप वन डे वंडर के इंतजार में बैठे रहो, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात ही नहीं। नंबर सपोर्टिव, यार देखो PSU स्पेस में कोई बुराई नहीं है निवेश करने में, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट हमेशा स्ट्रांग होती है, पेडिग्री अच्छी होती है। एक ही कैविएट है कि उसमें ऊपर हमेशा माल बिक जाता है आके, तो जैसे ही कोई तेज़ी मिलेगी, इधर ETF आ जाएगा, इधर PSU ETF आएगा जिसके अंदर वो हिस्सा बन जाएंगे, OFS आ जाएगा, बोनस स्प्लिट करके इक्विटी बड़ी कर देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन होगा ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन। RVNL इज़ द रीसेंट एग्जाम्पल, HAL में भी हुआ एक बारी, फिर आ जाएगा थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ लेके, क्योंकि माजगांव डॉन को पता नहीं अभी तक क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए उसमें मेरे हिसाब से, या क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी को गवर्नमेंट इनकैश ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास भी अगर वो शेयर होते तो आप भी इनकैश करते हैं ना, 300 रुपये का शेयर आपका 1500 रुपये का, तो आप भी तो बेचोगे। लाइक वाइज गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक है, क्यों नहीं बेचेगी वो? तो ये थोड़ा केविएट रहता है। प्राइवेट केस में क्या है कि 75% नॉम मिल गया उन्हें, तो फिर वो नहीं बेचेंगे, उन्हें कौन सा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, लेकिन इनको रहता है वो टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट का हर साल पूरा करने के लिए, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है। इसलिए एक बार को बस ये केविएट ना हो तो प्रोडक्ट तो अच्छे होते ही हैं, प्रोफाइलिंग अच्छी होती है, बस यही प्रॉब्लम की वजह से आपको बोलता हूँ कि कोई भी तेज़ी मिले, पैसा मिले, निकलते चलो, थोड़ा थोड़ा फ्री के शेयर रख लो, बात अलग है, डिविडेंड मिलता रहेगा। ओके, इसके अलावा इंडिया सीमेंट बात हो गई, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बारबेक्यू हो गया, TCS हो गया। चलो जी, यूट्यूब तो पूरा हो गया, वापस चलते हैं अब फेसबुक पे। विश्वराज शुगर है 18 रुपये, क्या करें? आलोक जी, शुगर का साइकिल, मतलब मुझे अभी मेरी जो समझ है वो कहती है कि बहुत कुछ डाउनसाइड तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा करेक्शन दिखा चुके हैं कुछ स्टॉक, 30% 40% तक करेक्ट हुए हैं। कुछ शेयरों में अभी उतना करेक्शन नहीं है, लेकिन नंबर इस बारी के सबके वीक आने चाहिए। अगर नंबर वीक आए जा रहे हैं, जो कि आ भी रहे हैं, आज बलरामपुर के मैंने नहीं देखे, लेकिन बाकियों को तो वीक ही थे, तो जो नंबर वीक आ रहे हैं, वीक के बाद रिएक्शन नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव का झटका जो होगा वो उतने हाई इंटेंसिटी का नहीं होगा, लेकिन अभी ये कंसोलिडेट करना चाहिए। शुगर में साइकिल पे चलने वाली चीज़ें हैं, तो शुगर साइकिल जब बिल्कुल डर्थ पे होती है तब इन्हें एक्यूमुलेट करिए, और जब बिल्कुल पीक पर होती है तब इन्हें एग्जिट करिए। ये सीधा रूल है जो अब तक साइक्लिकली रहा है। अब लोग उसे सिक्योलर मानने लग गए हैं क्योंकि वो स्टोरी इथेनॉल की बन गई और अल्कोहल की बन गई, लेकिन स्टिल मेरी समझ ये कहती है कि अभी भी वो सिक्योलर नहीं है, साइक्लिकली है। बाकी इधर आई लर्न और आई सी, तो देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन अभी के लिए तो आप एटलीस्ट होल्ड करो, और अगर आपको रीजनेबली नीचे मिलना शुरू कर जाए थोड़ा थोड़ा आप ऐड भी करो और होल्ड करो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये वो ऐसा स्टॉक नहीं है जो बहुत
लॉन्ग टर्म आपको मल्टी बैगर बना के देगा। ये बस ऐसा स्टॉक है जो आपको शुगर साइकिल चलेगी, तेज़ी में आएगा, उस तेज़ी का इस्तेमाल करके निकल जाइएगा। और शुगर साइकिल की एग्ज़िट सबसे क्रूशल होती है एंट्री से, तो एग्ज़िट का ज़रा ध्यान रखिएगा। ये मतलब बाज़ार का ही रूल है, ये चक्रव्यूह है, घुसना सबको नहीं आता, निकलना सिर्फ 4 ही लोगों को आता है, घुसना सबको आता है। तो इसी तरह से ध्यान रखिएगा, वो चक्रव्यूह में फंस गए ना तो लंबा फंस जाएंगे, तो उसका ध्यान रखकर ठीक टाइम पर आप ठीक समय से निकलने की कोशिश करिएगा। मैनकाइंड फार्मा फॉर 5 ईयर्स सो फार तो यू कैन होल्ड अगुन जी, क्योंकि इस क्वार्टर के नंबर बहुत ही रोबस्ट है, वाई क्यू ऑन क्यू दोनों, और रिएक्शन भी बहुत अच्छा दे रहा है। और आपको मेरे ख्याल से अगर IPO अलॉटमेंट है तो कहीं गुना ऊपर भी आ चुका होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अब आपको इशू प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कभी नीचे फॉल मिले तो उस समय पर ऐड करिएगा, कंसीडरिंग द नंबर्स। अभी के लिए नंबर्स के सही लग रहे हैं, और जिस तरह की तेज़ी इसने दिखाई है, जल्दी लाख करोड़ के ग्रुप में पहुंचने वाली कंपनी हो गई है, तो थोड़ा सा स्केप्टिकल इसलिए हूँ, वरना ये कंपनी अच्छी है, आप होल्ड कर सकते हो, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोफाइलिंग अच्छी है, मार्केट शेयर डोमिनेंट अपने स्पेस में। लेकिन चला बहुत तेज़ है अपने IPO के बाद से, तो थोड़ा ब्रीदर लेना चाहिए इसको। तो ब्रीदर कहीं F&O में डाल दिया तो ब्रीदर आ ही जाएगा, तो उसको आप बस ध्यान रखिएगा। कैन वी एंटर ABFRL? आप आराम से एंटर कर सकते हैं ABFRL में भी और वेदांत फैशन में भी, बट स्टॉप लॉस जो होगा आपका AB फैशन के लिए वो रहेगा करीब 180 के आसपास का, जहाँ से वो आज घूमा भी था 190 रुपये से, तो उससे 10 रुपये नीचे 180 का स्टॉप लेके ही आप एंटर करिएगा, क्योंकि वो बड़ा सेल ऑफ दिखा चुका है 2-3 दिन में। तो अब लग रहा है अगर घूमा यहाँ से तो 180 का स्टॉप लेके ही आप लॉन्ग जाइएगा। स्टॉप ज़रूर रखिएगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत बढ़िया तेज़ी इसमें आ रही, बिकवाली इसमें आ रही है नंबर्स के बाद, तो हो सकता है कहीं प्रिवेल कर गई आगे भी, तो आपका स्टॉप ज़रूर आपको बचाएगा। तो 180 का स्टॉप लेके अभी एंटर करने का समय दिख रहा है, और अगर एपेटाइट है तो आप बड़ा भी ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस झेलना उसके अकॉर्डिंग। अदानी इंटरप्राइजेस सर थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन सिचुएशन तो बता रही है गुड टू गो है। लेकिन अगर आप इस ग्रुप में कुछ ढूंढ रहे हो तो ट्रांसमिशन इज़ द बेटर पोजीशन सबसे ज़्यादा, तो अदानी ट्रांसमिशन को आप पहली प्रेफरेंस दे सकते हो इन केस अगर आप अदानी में कुछ ढूंढ रहे हो तो। एंटरप्राइज़ भी ठीक है, अदानी एंटरप्राइज़ पे लॉन्ग हो रहे हैं लोग, अदानी पावर पे लॉन्ग हो रहे हैं। इस बार तो ये भी खबर आ रही है कि शायद EBITDA 16-17 हज़ार करोड़ रुपये आ जाएगा साल के एंड तक आते हैं, तो ये 4,000 करोड़ तो इसी क्वार्टर में दे दिया है, तो वो भी ट्रिगर बन रहा है इनके लिए, तो वो भी एक अच्छी बेट है। अदानी पावर एंड अदानी ट्रांसमिशन, इनको आप पहली प्रेफरेंस दो इफ़ इन केस अगर आप निवेश करना चाह रहे हो तो इस पूरे सेक्टर में। मिसेस बेक्टर होल्ड करिए। और दूसरा रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के नंबर ठीक थे, आज मैं PL का एक कट भी देख रहा था, वो भी कहता नंबर ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस ठीक करना है, तो मेरे ख्याल से दोनों में आशीष जी आपको होल्ड करना चाहिए। और मिसेस बेक्टर तो आई फाइंड मच बेटर कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप उसको तो आराम से होल्ड कर सकते हो लंबी अवधि के लिए भी। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत आज नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सारे डिजिटल मीडियम का हैंडल है। और एक और बात, अगर आपको सवाल पूछना है तो आप CNBC आवाज़ के फेसबुक एंड यूट्यूब पेज पर 3:30 बजे डेली सवाल पूछ सकते हो, कहीं और नहीं, यहाँ पूछेंगे तो आपको मैं देख पाऊँगा। आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें।